वेलकम टू टीचर सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक का बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न देखा गया, एससीईआरटी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन को उठाया गया था ज्योग्राफी सेक्शन में, और इसी सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एससीईआरटी बुक का एक से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस स्लाइड से कि भारत में जो भूमि का भौतिक स्वरूप है उसका किसका कितना परसेंटेज है। जैसे कि अगर आप मैदान देखेंगे तो मैदान में भारत का 43% योगदान है। उसी प्रकार से पठारी क्षेत्र का 27% योगदान है, और पर्वतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 30% है। तो आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है, और 4 स्टेटमेंट दिया जा सकता है, जिनमें से ये एक स्टेटमेंट रह सकती है भूमि के रिगार्डिंग कि भारत में भूमि का जो भौतिक स्वरूप है उसमें मैदान का 43% है, पठार का 27% है, और आपका पर्वत का 30% है। ये कथन सही है कि नहीं, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या टॉपिक है। और आगे यहाँ पर है कि मृदा का जो निर्माण होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे उच्चावच या धराकृति हो गया, मूल सेल या चट्टान हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, जैव पदार्थ हो गया, खनिज कण और समय। तो ये सारे जो भी आपका फैक्टर्स दिख रही है, ये सारे फैक्टर्स मृदा के निर्माण को अफेक्ट करती है। तो इन फैक्टर के संबंधित आपको दे दिया जाएगा, 4 फैक्टर दे दिया जाएगा, फिर बताया जाएगा कोई एक ऐसा फैक्टर दे दिया जाएगा जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं होगा, तो वहाँ आपको टिक करना है। तो आपको याद रखना है मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है। नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, चाहे आप क्लास 9 to 10 का देने जा रहे हैं या 1 to 5 का देने जा रहे हैं। कि प्लेट टेक्टोनिक का जो शब्द है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उनमें से जो शब्द है प्लेट टेक्टोनिक, ये शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहली बार इसका प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा 1965 में किया गया था। बट जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो मॉर्गन साहब के द्वारा दिया गया था, WJ मॉर्गन की ओर से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को 1967 में दिया गया था। तो यहाँ से क्या क्या टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक से। आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द सिद्धांत का प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था, जो कि गलत होगा। टूजो विल्सन क्या किया था, प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किया था, बट इसका जो सिद्धांत दिया गया था, ये सिद्धांत WJ मॉर्गन की ओर से दिया गया था। साथ ही इसमें और भी ये है कि प्लेट टेक्टोनिक में जो है आपका टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला जो क्रस्ट है, प्रॉपर्टी है, उसमें कितने बड़ी प्लेट है। तो टोटल 6 बड़ी प्लेट है। कितने? 6 बड़ी प्लेट है, और 9 जो है आपका छोटी छोटी प्लेटों से बनी हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो पृथ्वी का जो उत्पत्ति है लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, और पृथ्वी की इस आयु को, यानी जो 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब लगभग पृथ्वी की आयु है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया। तो इसको टोटल 4 वर्गों में बांटा गया। तो इसको टोटल 4 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है एजुएक काल, एजुएक एरा, जिसे अजैविक एरा कहते हैं। दूसरा आपका पुराजीव या प्रारंभिक, पेलियोजिक या प्राइमरी एरा कहते हैं। थर्ड हो गया आपका मेसोजोइक, और फोर्थ हो गया आपका कैनियोजोइक। तो ये 4 दिया जा सकता है, बोला जाएगा कि कौन सा आपका पृथ्वी की आयु का एरा नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी किसका पार्ट था, कौन सा लैंड का पार्ट था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले जो हम लोग का भूमंडल था, पहले एक ही भूमंडल था। कितना था? एक ही भूमंडल था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया कहा जाता था। और इसका जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड कहते थे, और इसका जो दक्षिणी भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। और भारतीय प्रायद्वीप जो है वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारतीय प्रायद्वीप। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि भारतीय प्रायद्वीप किसका पार्ट था, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और ये जो दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएंगे। यहाँ पर आप भारत का मैप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इस मैप से इस चीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पामीर ग्रंथि है, पामीर नोट्स है, वो किन दो सरणी के बीच में है। तो हिंदू कुश और आपका कुनलुन सरणी के बीच में पामीर का जो नोट है, पामीर ग्रंथि है, उसका निर्माण होती है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे।
और नेक्स्ट में देखेंगे आप कौन सा टॉपिक है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। और जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पर स्लाइड को ठीक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूछा जाएगा आपसे कि संसार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंचा शिखर कौन सा है। तो हम लोग सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट किस देश पर सिचुएटेड है, तो ये नेपाल पर। आप इसको भारत मत समझिएगा, बहुत कोई को डाउट रहता है कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उच्च शिखर कौन सी है, तो भारत का सबसे जो ऊंचा चोटी है वो K2 है, जिसे हम लोग माउंट गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और ये अपना भारत में है और इसका जो ऊंचाई है 8611 है। और आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। उसके बाद भारत में क्या है, कंचनजंगा नेक्स्ट सेकंड ऊंची चोटी है, जो कि आपका ऊंचाई कितना हो गया 8598। उसके बाद आपका मकालू जो है फोर्थ श्रेणी में है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ये नेपाल में है और इसका जो ऊंचाई है 8481 इसका ऊंचाई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो एग्जाम में आपको आने के चांसेस मैक्सिमम बन जाती है। उसके बाद आपसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत है, शिखर है, जिसका ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है या ऑप्शन में दे दिया जाएगा मिलान करने के लिए। जैसे कि आपका धौलागिरी हो गया, धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल में है और इसका जो ऊंचाई है 8172 है। फिर आपसे नंगा पर्वत जो कि भारत में है, इसका जो ऊंचाई है 8124 है। फिर अन्नपूर्णा जो होगी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ और गुरुला मांधाता, ये दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। नामचा बरुआ जो है वो भारत में है और इसका जो ऊंचाई है 7756 मीटर है। जबकि जो गुरुला मांधाता है ये आपका नेपाल में है। तो यह कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये दोनों भारत में है। नामचा बरुआ आपका भारत में है बट गरुला मांधाता जो है ये आपका नेपाल में सिचुएटेड है और इसका जो ऊंचाई है 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये क्लियर हो गया आपका मेन इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी के बारे में। ये डाटा थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट बीपीएससी के एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। अब हिमालय का विभाजन से लेकर क्वेश्चन देखिएगा आप, बीपीएससी टियरी 1 में पूछा गया था। ये स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनने के चांसेस है। अगर आप हिमालय का विभाजन को देखेंगे, हिमालय को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एरिया वाइज। अगर आप इसका विभाजन को पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजित करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग इसको विभाजन करते जाएंगे, तो इसका जो विभाजन का कैटेगरी है वो नदी घाटी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे सतलुज और सिंधु के बीच जो हिमालय का भाग है उसे हम लोग किस हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है इसको कभी कभी, तो पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, सतलुज और सिंधु के बीच में जो है वो आपका हो गया पंजाब हिमालय आ जाएगा। और फिर सतलुज और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को देखेंगे तो उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुमायूं हिमालय किस किस नदी के बीच में है, सतलुज और काली नदी के बीच में। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, सतलुज और सिंधु नदी के बीच में। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी बच जाती है काली और असम हिमालय। असम हिमालय किसके किसके बीच में है, काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें पहला आ गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदी के बीच में आ जाएगा आपका। दूसरा आ गया आपका कुमायूं हिमालय जो सतलुज और काली नदी के बीच में आ जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा असम हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच में आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो काली और तीस्ता बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि तीस्ता और दिहांग के बीच में जो नदी है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसे हम लोग हिमालय, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही कवर किया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक आपको कि जलवायु जो आपका क्लाइमेट है उसको जो जो चीज़, जो जो फैक्टर उसको प्रभावित करती है, जो जो कारक उसको प्रभावित करती है, उसको आप याद कैसे रखेंगे, उसको आप लैंडफॉर्म से याद रख सकते हैं। जहाँ लैंडफॉर्म्स में एल का मतलब होता है लेटीट्यूड यानी अक्षांश, तो जो अक्षांश है वो जलवायु को प्रभावित करेगी। उसके बाद एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करने वाली एक कारक है। तीसरा हो गया आपका
एन यानी कि नियरेस्ट फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से कितना निकट है वो एरिया, और उस एरिया का क्लाइमेट इस चीज पर डिपेंड करेगा। फिर आपका डायरेक्शन ऑफ वाइंड, पवन की दिशा भी क्लाइमेट की कारक पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारक है। फिर आपका वन यानी कि फॉरेस्ट। फिर ओशियनिक करंट यानी कि समुद्रिक जलधारा क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। फिर आपका उस एरिया का वर्षा यानी रेनफॉल क्या है, ये भी आपको उस एरिया का क्लाइमेट को प्रभावित करेगी। तो लैंडफॉर्म से आप क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारकों को याद रख सकते हैं। उसके बाद एम आ जाएगा, एम मतलब हो गया माउंटेन, और एस आ जाएगा, एस मतलब हो गया सॉइल यानी कि मिट्टी। तो किसी एरिया का क्लाइमेट किन किन चीज से अफेक्ट होती है वो आप याद रखेंगे लैंडफॉर्म शब्द से। सारा मीनिंग आपको समझ में आ गया। एल का मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप कि कितना जैव मंडल नीचे ही है। तो टोटल अभी आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये पुराना डाटा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जैव मंडल जो भारत में है वो कौन कौन सा है। पहला हो गया आपका सुंदरवन का एरिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जैव मंडल कहाँ पर है, उत्तरांचल में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ पर है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपका नीलगिरी जीव मंडल नीचे ही है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपका कि देखिए आपके चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ दिया जाएगा इसका लोकेशन, जैसे कि लिख दिया जाएगा एक साइड सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में है। एक साइड लिख दिया जाएगा नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तरांचल में है। फिर लिख दिया जाएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ पर है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु एरिया में है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट क्या है आपका भूमिगत जल के बारे में। तो आप यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। यहाँ जितना भी आपको सेक्शन दिख रहा है इसमें आपको पूछा जाएगा कि देश में जो भूमिगत जल का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान है, हम लोग सभी जानते हैं। अब इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि भारत का जो उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जो कि हिमालयी नदी के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ, सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है। तो सर्वाधिक मैक्सिमम जो ग्राउंड वाटर कहाँ पर पाई जाती है, तो मैक्सिमम ग्राउंड वाटर जो है आपका भारत का उत्तरी मैदान कहाँ से कहाँ तक, पंजाब से लेकर के ब्रह्मपुत्र की घाटी तक में पाया जाता है। ये आपको एक ऑप्शन एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि यहाँ पर पाया जाता है। अब सही गलत ये आपको चूज करना है। अब यहाँ सेकंड में लिख देगा कि यहाँ जो है देश का 42% जल पाया जाता है, कि जितना जल पूरा भारत में पाया जाता है यानी भूमिगत जल ग्राउंड वाटर, उसका 42% जल जो है वो भारत के उत्तर मैदान में यानी पंजाब से लेकर के ब्रह्मपुत्र के घाटी तक पाया जाता है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है। ये तीन स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपसे और पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्वेश्चन आपका पीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है, जहां हूबहू आपका एससीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन को उठाया गया था। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ देखेंगे, हाँ ये नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें देखेंगे कि जो नदी घाटी परियोजना के बारे में, नदी घाटी परियोजना के बारे में बात किया गया। तो तीन प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिहार में है। कहाँ पर, बिहार में। पहला आपका सोन नदी घाटी परियोजना, तीसरा आपका गंडक परियोजना, और तीसरा हो गया आपका कोसी परियोजना। तीन नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है, अपना बिहार में है। और ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट कि बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो बिहार का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना जो है वो सोन परियोजना है। इसका विकास कब किया गया था, तो इसका विकास हो गया 1874 में इसका विकास किया गया था। इसका कुल लंबाई कितना है, तो इसका कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसका, 30 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। तो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और पूरा डाटा को आप याद रख लीजिएगा कि कौन सा नदी घाटी परियोजना कौन कौन सा एरिया को कवर करती है। ये अभी डिप में जाएगा तो पूछ सकती है बीपीएससी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा एरिया को चावल का कोटरा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चावल का कोटरा। तो सोन परियोजना का जो सूखाग्रस्त प्रदेश था पहले, सोन परियोजना होने के बाद उस एरिया को चावल का कोटरा कहा जाने लगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो सोन परियोजना का एरिया जो है वो बिहार का चावल के कोटरा के नाम से
जाना जाता है। उसके बाद आपका और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर नोट किए थे, यहाँ पर आपका इस स्लाइड में कुछ बन नहीं रहा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग जाएंगे। हाँ, भारत में वनों का विस्तार के बारे में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो वनों का विस्तार है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हर जगह समान नहीं है, यानी कि एक समान नहीं है। अगर आप पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य में जाएंगे और फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो वहाँ पर जो वनों का जो विस्तार है वो काफ़ी जो है रिच है, समृद्ध है। वो सबसे आगे कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है वनों के विस्तार में, जहाँ पर 90.3% का एरिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन पाया जाता है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी समृद्धि है, जिनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है और 90.3% की भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है। वनों की प्रकार की अगर हम लोग बात करें, तो वृक्षों के घनत्व यानी जो हम लोगों का प्लांट है उसका डेंसिटी के आधार पर वनों को कैटेगराइज करेंगे आप, तो 5 प्रकार के वन इंडिया में पाई जाती है। 5 प्रकार के वन कौन कौन सी है? पहला हो गया आपका अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा टाइप का वन कौन सा? सघन वन। तीसरा हो गया आपका खुले वन। चौथा आपका झाड़िया एवं वन। और पांचवा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव एरिया जैसे कि सुंदरबन वाला एरिया हो गया, जो तटीय प्रदेश में पाई जाती है जो वन, उसे हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। अब इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अत्यंत सघन वन, इन सब चीज़ों को लेकर के ये स्लाइड आपका है। जैसे सघन वन का एरिया आप देखेंगे, पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एरिया में आपका अत्यंत सघन वन पाया जाता है, कौन कौन सा एरिया में आपका सिर्फ सघन वन पाया जाता है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, एमपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इन सारे एरिया में सघन वन का विस्तार है। अगर आप खुले वन का एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे एरिया में जो आपका खुले वन का विस्तार है। झाड़ी अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सारे स्टेट में जो है झाड़ी टाइप का वन आपको पाया जाता है। अब जो मैंग्रोव वन है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकती है, मैंग्रोव वन कौन कौन सा स्टेट में पाई जाती है। तो मैंग्रोव वन की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका सुंदरबन वाला एरिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गुजरात में भी मैंग्रोव वन पाई जाती है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपका मैंग्रोव वन पाई जाती है। तो कुल मिलाकर जो 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, इसमें मैंग्रोव वन है। 12 राज्य, इसमें यूटी भी शामिल है, जिसमें क्या क्या कौन कौन सा स्टेट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इन सारे एरिया में आपका मैंग्रोव वन पाई जाती है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूछ सकती है बीपीएससी आपसे कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज एरिया पर मैंग्रोव वन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट रखिएगा कि देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 0.14% एरिया पर मैंग्रोव वन की विस्तार है। कितने एरिया पर? 0.14% एरिया पर मैंग्रोव वनों की विस्तार है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो एग्जाम में आपको इस बार पूछ सकती है। इस डाटा से भी कुछ चांसेस कम है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को आज कवर कर रहे हैं। हाँ, ये वाला जो डाटा है, यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुछ प्राणियों का नाम आपको उससे दे दिया जाएगा और पूछेगा कि जो रेड डाटा बुक होती है IUCN द्वारा जो पब्लिश्ड होती है, तो ये कौन सा खतरे के श्रेणी में प्राणी है। जैसे कि आपका ब्लैक डाक दिख रहा है यहाँ पर, पैंथर हो गया, गेंडा हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे खतरे से घिरे कुछ प्राणी है। तो यहाँ से आपको प्राणी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि खतरे के श्रेणी में है या नहीं है। अब रेड डाटा बुक क्या है, यहाँ से बन सकती है। रेड डाटा बुक क्या है आपसे सिंपल पूछ देगा, और ये जितने स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे स्टेटमेंट छाप देगा क्वेश्चन पेपर में कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सामान्य प्रजातियों की विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि संकटग्रस्त प्रजातियां जो है सर्वमान्य रूप से चिन्हित होती है, और विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी जो है हम लोगों का रेड डाटा बुक देती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ, राज्य और राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है,
ये कौन सा स्टेट में है? तो ये आपका, ये सारे जितने आपको दिख रही है, ये सारे मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। एमपी में कौन कौन सा है? बांधवगढ़ हो गया, फासिल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा हो गया, माधव हो गया, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय। ये सारे आपका मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक राज्य में कौन कौन सा अभयारण्य है? राजस्थान में आप देख पा रहे होंगे घना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। तो ये सारे डाटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। केरल वाला एक जो हम लोग बहुत ही कम याद करते हैं, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? विनायड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य पालघाट, पालघाट भोरघाट, तो ये कहाँ पर है? केरल में है। आगे देखेंगे बिहार और झारखंड में हम लोग कौन कौन सा देख लेते हैं। असम वाला तो आपसे पूछा ही गया था पिछले बार। हाँ, झारखंड में कौन कौन सा? तो झारखंड में टोटल 3 है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य और डालमा वन्यजीव अभयारण्य। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? बाघ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो बाघ वाला आप याद कर लीजिएगा। अन्नामलाई आपका तमिलनाडु में है। गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर से इम्पोर्टेंट डाटा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो ये वाला सेशन जो है हम लोग चिपको आंदोलन वाला, ये कल के सेशन में हम लोग देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं कि ये जितने भी चीज़ आपको टॉपिक दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से पिछले बार इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए सारे सेक्शन को आपको कवर कराया जा रहा। तो सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर कमेंट के थ्रू दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।